नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का टॉप 5 डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के 5 बड़ी खबरें एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं और उनको बेहतर ढंग से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली खबर आज की कौन सी है। अगर हम पहली खबर की बात करें तो द हिंदू का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या रहा है, ओवर 700 हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अहेड ऑफ अमित शाह विजिट। ठीक है ना, यानी हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, हाल ही में वो जम्मू कश्मीर विजिट पर जा रहे थे और उनके जम्मू कश्मीर पर पहुंचने से पहले ही 700 लोगों को लगभग अरेस्ट किया गया। किस एक्ट के तहत? एक मिनट। 700 लोगों को अरेस्ट किया गया और एक्ट कौन सा था जिसके आधार पर इन लोगों को अरेस्ट किया गया है? तो एक्ट का नाम है पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। देखिए, ये सबको पता है कि अमित शाह जी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हैं। पता नहीं मुझे कि यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है या अभी वहीं पर हैं, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले ही लगभग 700 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट किस प्रकार किया गया है? आप सबको पता होगा कि भारत में जो नज़रबंदी है या डिटेंशन है, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे और उस अपराध के पश्चात उस व्यक्ति को अगर किसी भी तरह से डिटेंड किया जाए या डिटेंशन पर रखा जाए, नज़रबंद किया जाए, तो उसको बोलते हैं पनिटिव डिटेंशन, PUNITIVE डिटेंशन। यानी इसको बोलते हैं अपराध हो जाने के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो उसको बोलते हैं पनिटिव डिटेंशन। दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति को आप शक के आधार पर गिरफ्तार करते हो कि ये व्यक्ति, कोई ए नामक व्यक्ति राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा है, यानी जब किसी व्यक्ति को आप सुरक्षा के आधार पर अपराध होने से पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तार करते हो कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहा तो ये राज्य की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है, और आपने अपराध होने से पहले ही किसी व्यक्ति को जब शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है तो उससे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नज़रबंदी। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में निवारक नज़रबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित विशेष तौर पर प्रोविज़न किए गए हैं। तो पहली चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक समझ लिया। अब अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट आया था 1978 में, और तब वहाँ पर जो ये एक्ट आया था वो बेसिकली और सब कामों के लिए आया था, क्योंकि वहाँ पर अवैध रूप से लकड़ियों को काट कर एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। तो इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया था, लेकिन अभी इसका रूप बदल गया है। तो अब हम समझते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये है क्या, और जम्मू कश्मीर में इस एक्ट के तहत अभी 700 लोगों को बंदी क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट है क्या। तो सबसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब कि ये एक प्रकार का कार्यकारी आदेश है या सरकारी आदेश है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए नज़रबंद या डिटेंड किया जा सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी आदेश है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए डिटेंड किया जा सकता है या नज़रबंद किया जा सकता है बिना कोई अपराध किए। तो ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, यानी अपराध होने से पहले गिरफ्तारी करने वाला एक प्रकार का अधिनियम है। पहली चीज़ तो हमने ये समझी। दूसरी चीज़ हमारे सामने ये आता है कि ये किसी व्यक्ति पर कब लागू होता है या इसके तहत कब गिरफ्तारी की जाती है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये तब लागू होता है जब डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अनुपालन की या इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। तो इसके लिए बेसिक प्रोविज़न किया गया है कि इसके लिए डीएम या डिविजनल कमिश्नर, ऐसे कुछ व्यक्ति इस प्रकार के आदेश देते हैं। अब बात आती है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 में
5 प्रकार की रिट्स की चर्चा की गई है। वो रिट्स कौन सी हैं? पहली रिट अगर हम बात करें तो हैबियस कॉर्पस है, इसी तरह दूसरी है मैंडेमस है, इसी तरह तीसरी आपको कोवेरेंटो मिलेगी, फिर एक आपको प्रोहिबिशन मिलेगी, फिर एक आपको सार्टी ओरारी मिलेगी। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 22 में, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा भी कहा था, उसमें 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अब भारत के संविधान में आपको पता है कि 32 में जो 5 प्रकार की रिट हैं, उसमें एक रिट है हैबियस कॉर्पस या आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके तहत जो कोर्ट है वो किसी व्यक्ति या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को यह आदेश देता है कि अगर उस व्यक्ति ने या गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी दूसरे व्यक्ति को डिटेन्ड कर रखा है या नज़रबंद कर रखा है, तो वो कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश करें। फिर बोल रहा हूँ कि हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर सरकार ने या किसी इंडिविजुअल ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देती है या सरकार को आदेश देती है कि आप संबंधित व्यक्ति को हमारे सामने पेश करिए, हम देखेंगे कि जिस आधार पर आपने उस व्यक्ति को डिटेन्ड कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है, वो उचित है या नहीं है। अगर उचित नहीं होता है तो कोर्ट ये आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को नज़रबंद करके रखा गया है उसको मुक्त किया जाए। तो इस बात को याद रखिएगा। तो जो ये एक्ट है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसके माध्यम से आप बेल के लिए जिस व्यक्ति को इस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया जाता है, वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। वह केवल आर्टिकल 32 में वर्णित या मेंशन जो हैबियस कॉर्पस नामक रिट है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। अब बात आती है कि इस एक्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत अमित शाह जी के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले 700 लोगों को प्रिवेंटिव रूप से डिटेन्ड किया गया है, इससे रिलेटेड कई इश्यूज हैं या कई लोग इसका विरोध करते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे कि इस कानून में क्या समस्या है, जो अक्सर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका विरोध करते हैं। पहली चीज़ ये है, जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के या ना बिना किसी किसी भी प्रकार के अपराध किए बगैर, साथ ही साथ उसको किसी भी प्रकार का कोर्ट का ट्रायल नहीं मिलता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस एक्ट। यानी जो इस एक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? डिटेन्ड विदाउट ट्रायल, यानी बिना किसी अपराध के या बिना किसी ट्रायल के ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस एक्ट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो, तो उसके ऊपर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा किया जा सकता है या सरकार उस पर यह एक्ट लगा सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इसको लेकर भी अक्सर विवाद देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है वो किस प्रकार से खतरा है स्टेट के लिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति पर कभी कभी कोई आरोप लगाया जाता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है और उसके पश्चात फिर सरकारें उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्यवाही करती हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दा यही है कि बिना किसी भी ट्रायल के, बिना किसी अपराध के किसी भी व्यक्ति को इसके माध्यम से गिरफ्तार किया जा सकता है। अगली जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, वो बेल याचिका दायर नहीं कर सकता है, वो केवल आर्टिकल 32 के तहत रिट का प्रयोग कर सकता है या उसकी रक्षा के लिए न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो आर्टिकल 32 में जो भी 5 प्रकार की रिट्स का मेंशन किया गया है उसमें हैबियस कॉर्पस नामक रिट का प्रयोग कर सकती है। तो ये याद रखिए, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेल के लिए वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह इसमें एक प्रोविज़न और किया गया है कि जो भी कोई माइनर कोई समस्या है या मेजर प्रॉब्लम है उसमें अंतर बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कहा गया है इस कानून में कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कृत्य से पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, लोक व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इस कानून के तहत 1 वर्ष, और अगर उसकी किसी भी कृत्य से जो स्टेट की सिक्योरिटी है, राज्य की सुरक्षा है, वहाँ पर कोई समस्या आती है
तो 2 वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है या डिटेंड किया जा सकता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के माध्यम से। तो इस बात को भी समझ लीजिए। अब बात आती है कि क्या इस प्रकार का कानून अगर भारत में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक कभी मामला नहीं पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये बात कहा है कि जब भी डीएम इस कानून को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आप कह लो कि डिविजनल कमिश्नर, जब भी कभी इस कानून के इन्फोर्समेंट के लिए आदेश जारी करते हैं तो उनको सारी सरकमस्टांसेस को या सारी परिस्थितियों को अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए और उनको ये भी सोचना चाहिए कि इससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट पर एक प्रकार का हमला होता है। तो पहले सारी परिस्थितियों को, सारे सरकमस्टांसेस को एनालाइज कर लीजिए। अगर उसके पश्चात भी आपको ये लग रहा है कि नहीं, इस व्यक्ति पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्यवाही उचित है, तो कार्यवाही कर दीजिए, लेकिन करने से बचिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडियम पाथ अपनाने का प्रयास किया है, मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है इस कानून को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि अभी चर्चा में है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कानून ये 1978 का है, लेकिन अमित शाह जी के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले अगर आप देखो तो 700 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि ये है क्या और कैसे इसके माध्यम से गिरफ्तारी होती है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम से रिलेटेड है। देखते हैं है क्या। तो अगर इधर आप देखोगे, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाट इज़ द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो सरकार ने या हमारे मोदी जी ने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। देखिए, हम सबको पता है कि जब कोविड-19 का प्रकोप भारत पर पड़ा तो वहाँ पर एक समस्या सबके सामने आई कि हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, वेंटिलेटर कम हो गए, हॉस्पिटल्स कम पड़ गए, बेड कम हो गए। तो एक चीज़ पता चली कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसी को टैकल करने के लिए अभी जब कोविड के कारण परिस्थितियाँ सामान्य हो गई हैं तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च कर दी है। नाम क्या है? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये स्कीम क्या है और इसके माध्यम से कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टैकल किया जाएगा, एक एक पॉइंट विस्तार से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये स्कीम है क्या। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्पिटल हो गए, बेड हो गए, वेंटिलेटर हो गए, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए, या फिर वेलनेस सेंटर हो गए, या क्रिटिकल केयर यूनिट्स हो गई, ये सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं या उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स प्रयोग होती हैं, उन सब को मिलाकर हम कहते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भारत में कोविड-19 के सामने, जब कोविड-19 आया तो सरकार को एक चीज़ समझ में आई, और वो चीज़ क्या थी कि भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया है। इसलिए सरकार ने क्या किया, कैसे भी करके कोविड-19 से सरकार ने निपटने का प्रयास किया और उसके पश्चात सरकार ने ये स्कीम लॉन्च कर दी है, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब हम समझेंगे कि इस स्कीम के माध्यम से सरकार करना क्या चाहती है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम इस स्कीम की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, इधर से आ जाइए, देख लेते हैं। पैन इंडिया स्कीम फॉर स्ट्रेंथिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक प्रकार की भारत आधारित स्कीम है जिसमें भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये स्कीम है, मैं बार बार बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है? क्रिटिकल केयर सर्विसेज टू बी अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट विथ ओवर 5 लाख पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या कहा गया है? क्रिटिकल केयर सर्विसेज क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। क्रिटिकल केयर मतलब होता है जैसे कोई अचानक कोई घटना हो तो उसके पश्चात की जो केयर होती है उसको कहते हैं क्रिटिकल केयर। जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक के बाद उसको तुरंत आपको पता है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है या केयर की ज़रूरत होती है, और अचानक किसी बड़ी समस्या के बाद जो केयर उपलब्ध कराई जाती है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल केयर। एक्सीडेंट हो गया, उसके पश्चात बहुत जल्दी केयर की ज़रूरत होती है, तो एक्सीडेंट के पश्चात, हार्ट अटैक के पश्चात, ब्रेन हेमरेज के पश्चात जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं उनके पश्चात जो केयर उपलब्ध कराई जाती है उसी को हम सिंपल नेम से जानते हैं क्रिटिकल केयर सर्विसेज।
तो इस स्कीम के माध्यम से क्या कहा गया है कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज टू बी अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट विथ ओवर 5 लाख पॉपुलेशन। ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट्स स्थापित की जाएंगी या क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। इसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स टू बी सेट अप इन ऑल डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। कहा जा रहा है कि चाहे वो एक प्रकार का, आप इसमें यह कहा गया है कि एक प्रकार का आईटी इनेबल्ड सिस्टम स्थापित किया जाएगा, सर्विलांस सिस्टम, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कैसे मैं बताता हूँ। देखिए आपको पता है कि भारत में इस स्कीम के माध्यम से लैब्स स्थापित की जाएंगी। लैब्स आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर भी होता है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं लैब्स के माध्यम से संचालित की जाती हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है सबसे बड़ी चीज़ कि एक प्रकार का आईटी इनेबल्ड सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यानी चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो, नेशनल लेवल पर, या फिर आप देखो कि स्टेट लेवल पर या रीजनल लेवल पर हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, या फिर ब्लॉक लेवल पर हो, वहाँ पर लैब्स स्थापित की जाएंगी और आईटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लैब्स को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। अब उन सभी लैब्स को एक पोर्टल पर लाया जाएगा। उस पोर्टल का नाम होगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। फिर कह रहा हूँ कि लैब्स बनाई जाएंगी, लैब्स को आईटी के माध्यम से एक पोर्टल के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। उस पोर्टल का नाम होगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। इससे होगा क्या, अगर सारी लैब्स एक पोर्टल से जुड़ी हुई होंगी, लिंक्ड होंगी, तो अगर मान लिया कि कोई नई बीमारी आती है कोविड टाइप की, तो किसी एक लैब में कोई टेस्ट होता है और वो बीमारी पता चलती है, तो वो बीमारी इस पोर्टल के माध्यम से सारे भारत में पता चल जाएगा। क्योंकि उस बीमारी को पता चल जाएगा कि मान लिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक कोई पेशेंट मिला है, कोविड-19 की जगह कोई और बीमारी लिख लीजिए कोविड-19, तो पता चला कि कोविड-19 कोई नया संक्रामक रोग आ गया है और उसका एक पेशेंट मिला है। तो इस लैब्स के माध्यम से जो यहाँ किसी लैब से कराई गई जानकारी होगी वो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अंकित हो जाएगी और उसके माध्यम से पूरे भारत को उस बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। तो उससे अच्छे ढंग से उससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। तो ये यही है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम है वहाँ पर जो होगा रेफरल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। आपको पता है कि डॉक्टर्स, मान लिया कि कोई गांव में एक कोई प्राइमरी यूनिट है, हेल्थ केयर यूनिट है, अब वहाँ पर उस जिले की जनसंख्या कम है, तो वहाँ पर जो हेल्थ केयर यूनिट है वहाँ पर जब पेशेंट पहुँचता है तो मामला थोड़ा गंभीर है, उससे मैनेज नहीं हो रहा है, तो उसके पास रेफर करने वाला ऑप्शन होगा। तो यही कहा गया है इस स्कीम के माध्यम से। अगली बात क्या कहा गई है, ये देखिए क्या कहा गया है कि ओवर 4000 ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट एंड लैब्स, यानी बहुत सारी पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स और लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसी तरह कहा गया है कि फुल रेंज ऑफ डायग्नोसिस सर्विसेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। कहा गया है कि सभी जिलों में डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर आपको डेंगू होता है, आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, जहां पर आपको ये पता चलता है कि आप ब्लड टेस्ट के माध्यम से कोविड पॉजिटिव हो या डेंगू पॉजिटिव हो या नहीं हो, तो वहाँ पर इस प्रकार की लैब्स में ये होता है। इसी तरह कोविड में भी आपका जो गले से कोविड का टेस्ट होता है उसमें भी लैब्स के माध्यम टेस्ट होता है। तो कहा गया है कि फुल रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वेल हेल्थ, यानी एक प्रकार का राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाएगा जो हेल्थ से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ इस स्कीम में क्या कहा गया है कि 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, यानी विषाणु पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए या विषाणु पर रिसर्च करने के लिए, वायरस पर रिसर्च करने के लिए 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह कहा गया है कि रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी जो WHO का रीजनल प्लेटफॉर्म है, रिसर्च प्लेटफॉर्म है, उसको भी स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा 15 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 5 न्यू रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए 5 न्यू रीजनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर बड़ी बड़ी कुछ बातें हैं ताकि कोविड जैसी अगर दोबारा कभी बीमारी आए तो उसको टैकल करने का
प्रयास किया जा सके। इसके साथ ही इसमें एक बात और कही गई है कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें यह कहा गया है कि लगभग आप देखोगे तो 17,000 के करीब जो रूरल या ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनको सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लगभग अगर आप देखो तो 11,000 के करीब जो शहरी क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनकी स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि इसके माध्यम से बेसिकली आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, लैब्स बनाई जाएंगी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे, इस प्रकार के कुछ काम किए जाएंगे। कई प्रकार के आप देखोगे कि जो वायरोलॉजी या विषाणु से जनित जो रिसर्च होती है उसको करने के लिए कई प्रकार के नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। तो यही बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि अगर कोविड-19 जैसी कभी फिर से हमारे देश में कोई समस्या आए तो हम उसको सही ढंग से या और बेहतर ढंग से टैकल कर पाएँ। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को भी समझ पाए होंगे। ये हमारी आज की दूसरी खबर थी। अब हम चलेंगे आज की तीसरी खबर पर और देखते हैं कि आज की तीसरी खबर है क्या। अगर हम तीसरी खबर देखें तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की साइट से मैंने इसको निकाला है और ये कह क्या रहा है, सारे न्यूज़पेपर में भी आया। फोर्थ असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्लोजेस विथ अ प्रॉमिस टू अचीव 1 ट्रिलियन ग्लोबल इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030। यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी असेंबली अभी हाल ही में हुई थी और उसमें एक टारगेट किया गया कि 2030 तक जो सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोलर इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं उसको 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, उसके बाद फिर हम इस न्यूज़ पर अच्छे से आ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसको 2015 में जब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एक मीटिंग होती है दुनिया के देशों को, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21वीं मीटिंग थी जो पेरिस 2015 में हुई थी फ्रांस में, तो वहीं पर हम देखते हैं कि दुनिया के देशों में भारत और फ्रांस ने एक प्रकार के को फाउंडर हैं इसके, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। फिर बता रहा हूँ कि जब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक प्रकार की देशों के बीच मीटिंग होती है, उस मीटिंग को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। उसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जब 21वीं मीटिंग थी फ्रांस के पेरिस में, तो वहाँ पर भारत और फ्रांस ने एक प्रकार के प्रोग्राम को या अलायंस को शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडिया एंड फ्रांस आर द को फाउंडर ऑफ ISA, यानी भारत और फ्रांस जो हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के को फाउंडर हैं। अगर हम शुरुआती बात करें तो शुरुआत में इसकी सदस्यता के द्वार उन देशों के लिए खुले थे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित थे, जहाँ पर सूर्य या जिनकी भूमि में सूर्य कभी न कभी पड़ता था। या आप ऐसे समझ सकते हो कि शुरुआत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में किन देशों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ आप देखोगे कि 23.5 हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे 23.5, इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कैंसर बोलते हैं। तो शुरुआत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो सदस्य थे वो ऐसे सदस्य थे जिनके देश का कोई ना कोई भाग इन दो रेखाओं के बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता था। लेकिन बाद में फिर भारत के प्रयासों के कारण इसके क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और भारत ने यहाँ इसकी व्यवस्था की कि ऐसे देश जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं है, बल्कि नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड जैसे भी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भारत ने ये प्रोविज़न किया कि जो देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं 193, उन सभी के द्वार इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए खुले हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बनाई क्यों गई। देखिए, आपको पता है कि जो सोलर एनर्जी है वो एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, और इससे किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पर कोयले से प्रोडक्शन करते हो, तो कोयले के प्रोडक्शन से जब आप बिजली का उत्पादन करते हो कोयले से,
तो वहाँ पर आप क्या देखते हो कि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, और वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में एक प्रकार की भूमिका निभाती हैं या वैश्विक तापन में वृद्धि करती हैं। तो इसलिए जो इस 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया था, ये इसीलिए आया था कि जो ये देश हैं ये बेसिकली सोलर ग्रोथ करें, यानी सौर एनर्जी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और ये अलायंस इसलिए बना ताकि जो भी देश सक्षम है वो एक तो फाइनेंस से मदद करें जो कमज़ोर देश हैं, ताकि वो अपने देश में सोलर डेवलपमेंट कर सकें, और साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे फ्रांस हैं, इंडिया है, लगभग इंडिया डेवलपिंग कंट्री है लेकिन सोलर के क्षेत्र में कई अफ्रीकन कंट्रीज से आगे है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो अलायंस था इसके दो उद्देश्य थे। एक तो पहली चीज़ फाइनेंस प्रोवाइड करना, दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, यानी जो देश सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस की वजह से हो या टेक्नोलॉजी की वजह से हो, तो उनको इसमें एक अलायंस बनाना, एक फोरम बनाना, ताकि वो सब एक जगह पर आएँ, एक दूसरे को फाइनेंस प्रोवाइड करें, जिसके पास टेक्नोलॉजी है तो एक दूसरे में टेक्नोलॉजी बांटें, ताकि कोयले का यूज़ ना हो और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसीलिए आया था कि भविष्य की जो ग्रोथ हो उसे हम कहें सोलर ग्रोथ। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे। हाल ही में मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, और वो न्यूज़ क्या थी? वो न्यूज़ थी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये न्यूज़ मैंने हाल ही में 4-5 दिन पहले न्यूज़ में कवर की थी। तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मैंने बताया था, इसका मतलब ये था कि जो देश हैं एशिया और अफ्रीका के, शुरुआत में इस योजना को इन्हीं देशों तक लागू किया जाएगा। कई चरण थे, 3 चरण थे। तो शुरुआत में इसका क्या था कि एक ग्रिड सिस्टम डेवलपमेंट करना, यानी समुद्र के तल के माध्यम से केबल बिछाना, और उन केबल के माध्यम से क्या होगा, सोलर एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी उन देशों में जहां पर सूर्य लगातार पड़ता नहीं है, या उन देशों में जहां पर रात में सूर्य गायब हो जाता है, तो वहां पर इन केबल्स के माध्यम से एक प्रकार का ग्रिड बनाना, ताकि सूर्य जहां पर रोज आता है, साथ ही साथ जहां पर दिन है, वहां से सोलर एनर्जी का इन केबल्स के माध्यम से ट्रांसफ़र हो सके। तो इस योजना को, यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भी इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही इस योजना को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे कि एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा मिलेगा जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, और भारत में स्थित होने के कारण ही एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पाकिस्तान और चाइना अभी तक इसके मेंबर नहीं बने हैं। तो इसको घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर क्या है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाए। जिन देशों में सोलर एनर्जी के पर्याप्त माध्यम है, यानी जिनके सर पर सूर्य आता है, वो उनको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। और जिन देशों में सूर्य नहीं पहुंचता है, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे हुए, तो वहां पर ग्रिड सिस्टम के माध्यम से समुद्र तल पर पाइप बिछाकर, केबल बिछाकर वहां तक सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या है। अगर आप न्यूज़ पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यह आर्टिकल है या न्यूज़ है, नोटिफिकेशन है, 4th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्लोजेस विथ अ प्रॉमिस। तो देखिए, इस सोलर अलायंस की जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, तो वहाँ स्थापना के बाद अभी कहा जा रहा है कि इसके 4थी मीटिंग थी, या आप कह लो कि 4थी असेंबली थी। और यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स हैं, देखने वाले पॉइंट हैं एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट क्या है? कहा जा रहा है कि टू अचीव 1 ट्रिलियन ग्लोबल इन सोलर इन्वेस्टमेंट्स बाय 2030 तक लगभग 1 ट्रिलियन जो डॉलर है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सोलर के क्षेत्र में, सोलर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। तो ये पहला इसका पॉइंट है, 1 ट्रिलियन का टारगेट। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि ISA असेंबली गिव्स अ ग्रीन लाइट टू द वन सन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन फॉर द लॉन्च ऑफ ग्रीन, जो ये है ग्रिड स्लिनेटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तब यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है। कहा जा रहा है कि जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, जिसके माध्यम से देशों को केबल के माध्यम से, ग्रिड सिस्टम के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है,
कहा जा रहा है कि उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो देशों की मीटिंग होती है, जिसको हम नंबर से याद रखते हैं, तो जो 26वीं मीटिंग होनी है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग 26, जो ग्रेट ब्रिटेन में होगी, तो कहा जा रहा है वहाँ पर इसको प्रस्तुत किया जाएगा और इसको अपनाने की बात की जाएगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहली कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को आगे कार्यवाही की जाएगी और $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2030 तक सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में। यही आज तीसरी न्यूज़ थी। अब हम चलेंगे आज की चौथी खबर पर और देखते हैं कि चौथी खबर है क्या। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास ऑफ उड़ीसा कोस्ट। आपको पता है कि उड़ीसा से डीआरडीओ ने अभी एक प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अभ्यास का परीक्षण किया है और सक्सेसफुल परीक्षण किया है। ये आपको अभ्यास दिख रहा है, इसका परीक्षण किया है। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। ये सारे वर्ड्स का एक मतलब है, अभी मैं बताऊंगा इन सब का मतलब है क्या। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो एरियल व्हीकल आपको दिख रहा है इसको यूएवी भी बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसका नाम है अभ्यास। इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो अब हम समझते हैं ये है क्या। अगर हम सबसे पहले इसकी बात कर लें तो इसकी सबसे पहले बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है क्या। तो ये समझिए, देखिए हम सब जब मिसाइल टेस्ट करते हैं तो मिसाइल टेस्ट हम टारगेट को कैसे अचीव करते हैं। हम आसमान में कोई टारगेट छोड़ते हैं और फिर अपनी मिसाइल से उस टारगेट को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो टारगेट का एक महत्व हो जाता है। अगर आप मिसाइल से टारगेट को हिट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि हमारी मिसाइल काम कर जाएगी, आप उनको ज़मीनी स्तर पर चेक नहीं कर रहे हो। इसलिए क्या हुआ है कि डीआरडीओ ने अभी एक प्रकार का अभ्यास ये इसको डेवलप किया है। ये क्या है, ये बेसिकली है क्या कि इसके माध्यम से अपनी मिसाइल्स को टारगेट, ये एक प्रकार का टारगेट होगा जो सब सोनिक स्पीड से चलेगा। इस पर जो मिसाइल होगी वो हिट करने का प्रयास करेगी। तो अभी डीआरडीओ ने इस अभ्यास का या अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। इसके माध्यम से होगा क्या, इसके माध्यम से हम अपने हथियारों का परीक्षण कर पाएंगे हिट करके कि क्या वो उचित काम कर रहे हैं या नहीं, या भविष्य में अगर कोई समस्या इस प्रकार से आई, किसी दुश्मन देश का कोई एरियल व्हीकल या आकाशीय कोई व्हीकल आया तो हम उसको गिरा पाएंगे या नहीं। तो ये बेसिकली यही परीक्षण करने के लिए, यानी ये अभ्यास इसीलिए बनाया गया था। इसको डेवलपमेंट इसका किसने किया है, इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलपमेंट किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसका डेवलपमेंट किया है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल का डेवलपमेंट किया है। अब ये है क्या, यानी एरोनॉटिकल, जो आप पढ़ रहे हो मैं बता रहा हूँ, ADE जिसने इसको डेवलपमेंट किया है, जिसने, तो इसका फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। और इस ADE का मतलब क्या है, इस ADE का काम क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करना ताकि जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त हों। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आप कटिंग एज भी बोलते हो, हिंदी में अत्याधुनिक बोलते हो। तो ये जो ADE है यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो डीआरडीओ के अंतर्गत आती है, इसका मुख्य काम यही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट या अत्याधुनिक इस प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल का या ड्रोन्स का डेवलपमेंट किया जाए। अब इस जो ये अभ्यास का परीक्षण किया गया है, इसकी कुछ अगर विशेषताओं की हम बात करें तो ये इसमें एक प्रकार का गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है और साथ ही साथ ये सब सोनिक स्पीड से चलता है। फिर बोल रहा हूँ, इस अभ्यास में एक प्रकार का गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सब सोनिक स्पीड से चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बात क्या है कि ये ऑटोनॉमस फ्लाइट के आधार पर काम करता है, ये अपने आप स्वायत्त फ्लाइट के आधार पर काम करता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि एकदम मुक्त रहता है, इसको ग्राउंड बेस्ड लैपटॉप से इसको मैनेज किया जा सकता है, यानी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे,
जो ग्राउंड बेस्ड लैपटॉप सिस्टम होगा उसके माध्यम से इसको यानी अभ्यास नामक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को नियंत्रित किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, छोटी सी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखिएगा इसका डेवलपमेंट एस्ट्रोनॉमिकल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो DRDO के अंतर्गत आती है उसने किया है। इस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का मुख्य कार्य है कि स्टेट ऑफ द आर्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल का डेवलपमेंट यानी अत्याधुनिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स का डेवलपमेंट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसके माध्यम से हम अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करेंगे, इनको छोड़कर हम मिसाइल्स से इनको मार गिराने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमको पता चलेगा कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। अब हम आएंगे आज की लास्ट खबर पर और देखेंगे कि आज की लास्ट खबर कौन सी है। देखिए लास्ट खबर क्या है, देखिए लास्ट खबर क्या है कि द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है व्हाट एस्ट्रोनॉमर्स लर्नड एंड डिडंट फ्रॉम सीइंग अ व्हाइट ड्वार्फ स्विच ऑन एंड ऑफ। कह रहा है कि जो खगोलविद हैं, खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने हाल ही में जिस व्हाइट ड्वार्फ को देखा है उससे क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है। साथ ही साथ ये कहा है कि ये स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ प्रोसेस क्या है जो अभी चर्चा में है। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो चलिए समझते हैं ये है क्या। आपने सबने अपना अपना यूनिवर्स देखा होगा, यूनिवर्स तो देख नहीं सकते पूरा, अपना सोलर सिस्टम जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये समझना होगा सोलर सिस्टम समझने से पहले कि आखिरी स्टार होता क्या है। देखिए अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ या आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। उन सेलेस्टियल बॉडीज़ में ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसमें अपनी लाइट और हीट होता है उनको हम बोलते हैं स्टार या आप तारा बोलते हैं, और उसी में से एक तारा है अपना सूर्य। फिर बोल रहा हूँ, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ या आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। उन आकाशीय पिंड में ऐसे आकाशीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उनको तारा बोलते हैं। साथ ही साथ वे आकाशीय पिंड, वे सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसमें अपनी हीट और लाइट नहीं होती है और वो अपनी हीट और लाइट के लिए स्टार पर या सूर्य जैसे किसी तारे पर निर्भर होते हैं, उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट और है कि प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। तीसरी बात कर लें सैटेलाइट किसको बोलते हैं, तो सैटेलाइट भी ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या उपग्रह भी ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिसमें अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। वो अपनी हीट और लाइट के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। बस अंतर ये है कि जो प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और जो सैटेलाइट हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। बस यही मुख्य अंतर है ग्रह और उपग्रह में कि दोनों ग्रह भी और उपग्रह भी, प्लैनेट भी सैटेलाइट भी अपनी हीट और लाइट के लिए सूर्य पर निर्भर होते हैं। अंतर यह है कि जो प्लैनेट है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अब अगर हम सन की या सन की तरह ही किसी स्टार की बात करें, किसी तारे की बात करें, तो तारे में आपको पता है कि तारे में बेसिकली अगर आप देखोगे तो तीन प्रकार की लेयर्स में हम तारों को डिवाइड कर देते हैं। सबसे भीतरी परत को कोर बोलते हैं, बीच वाली परत को रेडिएटिव जोन बोलते हैं और बाहरी परत को कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो तारे का कोर होता है वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन होता है, यानी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हमारे ऊर्जा का स्रोत है। अब होता क्या है कि जो तारा होता है वहाँ पर लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर जो अंदर यानी कोर वाला जो हाइड्रोजन होता है वो पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय संलयन के माध्यम से, न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से कोर में हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसलिए एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि हीलियम की डेंसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए किसी भी स्टार का जो कोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाता है। बाहरी परत अगर आप रेडिएटिव जोन या कन्वेक्टिव जोन को देखोगे तो उनकी डेंसिटी कोर की तुलना में कम हो जाती है। तो भीतर का घनत्व तो ज़्यादा, बाहर का घनत्व तो कम, एक प्रकार का इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाएगा और विस्फोट होगा और तारा जो पहले एक स्टार था अब कन्वर्ट हो जाएगा वाइट ड्वार्फ स्टार में।
तो ये हमने समझ लिया कि स्टार क्या है और वाइट ड्वार्फ स्टार क्या है। अब अगर हम वाइट ड्वार्फ स्टार की बात करें तो अगर आपने इतना समझ लिया है तो वाइट ड्वार्फ स्टार मतलब आप कह सकते हो कि तारा धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था में जा रहा है, तो वाइट ड्वार्फ स्टार हो गया। जब वाइट ड्वार्फ सॉरी स्टार होता है तो उसके अगले चरण में जो तारा होता है वो ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है और ब्लैक ड्वार्फ में उससे बहुत ही कम हीट और लाइट निकलती है और अंततः आप देखोगे कि ब्लैक ड्वार्फ जाते हुए वो ब्लैक होल में प्रवेश कर जाएगा। यानी पहले स्टार बना, स्टार के बाद वाइट ड्वार्फ बना, वाइट ड्वार्फ से कन्वर्ट हुआ ब्लैक ड्वार्फ में और अंततः ब्लैक होल में चला गया और अपना उसने जो लाइफ साइकिल था या जीवन चक्र था उसको पूरा कर लिया। तो ये एक जो स्टार होता है उसका लाइफ साइकिल है, पहली चीज़ ये। अब हम बात करें कि नॉर्मली जब कोई भी स्टार वाइट ड्वार्फ बनता है, सफ़ेद तारा बनता है, सफ़ेद वामन तारा या सफ़ेद बौना तारा बनता है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि उसकी जो चमक होती है, कहा जाता है वो कुछ दिनों से लगभग 1 महीने तक रहती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक अजीबोगरीब घटना देखी और उन्होंने देखा क्या कि ये जो ड्वार्फ बना था, वाइट ड्वार्फ बना था, मात्र 30 मिनट इसकी चमक रही और 30 मिनट बाद ये चमक समाप्त हो गई। तो ये एक रिसर्च का विषय बन गया। अब बात आती है कि रिसर्चर्स ने इसको देखा कैसे, तो इसको देखा है हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से और टेस्ट नामक एक सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से इसको देखा है। आपको पता है कि टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या सैटेलाइट सर्वे प्लस हबल टेलीस्कोप के माध्यम से इसको ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें यह पता चला है कि वाइट ड्वार्फ मात्र 30 घंटे उसमें लाइट रही, उसके बाद वो लाइट समाप्त हो गई है। नॉर्मली वाइट ड्वार्फ की लाइट या सफ़ेद बौने तारे की लाइट जो होती थी वो कहा जाता था कि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक चलेगी। अब जब भी स्टार की बात आती है तो चंद्रशेखर लिमिट की बात ना हो तो बेकार है, चंद्रशेखर सीमा की बात ना हो तो बेकार है। अब चंद्रशेखर लिमिट क्या है, देखिए चंद्रशेखर लिमिट क्या है कि अगर चंद्रशेखर लिमिट क्या कहती है कि अगर किसी स्टार का, चंद्रशेखर लिमिट क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी स्टार का जो मास या द्रव्यमान है वो 1.44 टाइम्स अगर सन के बराबर है, यानी किसी भी तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के 1.44 टाइम्स या गुने से कम है तो वो बनता है वाइट ड्वार्फ। फिर कह रहा हूं कि ऐसे तारे जिनका मास या द्रव्यमान 1.44 से कम है वो बनते हैं स्टार के बाद वाइट ड्वार्फ, और ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान या मास 1.44 सूर्य के गुने से ज़्यादा होता है वो बनते हैं न्यूट्रॉन स्टार। तो चंद्रशेखर लिमिट यही बताती है कि कौन सा तारा जब वो स्टार से अगली स्टेज में जाएगा तो वाइट ड्वार्फ बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो ये चंद्रशेखर लिमिट है। अब बात यह आएगी कि ये जो तारा है ये 30 मिनट में क्यों बंद हो गया है, तो तारों की जो चमक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं स्विच ऑन एंड ऑफ। अब ये समझते हैं स्विच ऑन एंड ऑफ फिनोमिना क्या है। देखिए अगर आप इसको देखोगे तो हमको यहां पर यह समझना है कि स्विच ऑन एंड ऑफ है क्या। देखिए कोई भी ड्वार्फ प्लैनेट होता है, कोई भी बौना ग्रह होता है तो वो एक प्रकार के बाइनरी सिस्टम में रहता है। अब आप कहोगे कि बाइनरी सिस्टम होता क्या है। देखिए मान लो कि ये एक प्रकार का ड्वार्फ प्लैनेट है और ये एक स्टार के पास है। अब जब भी ये पास होते हैं, जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो स्टार से कुछ मटेरियल निकलता है और यहाँ से जब मटेरियल निकलता है तो वो मटेरियल इस वाइट ड्वार्फ के पास जाता है और ये जो निकला हुआ मटेरियल है यानी गैस, डस्ट और प्लाज्मा टाइप का जो मटेरियल इससे निकला है ये इसके चारों ओर एक डिस्क बना लेता है। फिर बता रहा हूं कि जब भी कोई वाइट ड्वार्फ होता है तो वो नॉर्मली एक तारे के पास पाया जाता है, किसी भी स्टार के पास पाया जाता है, जिसको एक प्रकार का बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। दो पास पास होते हैं, जैसे वो दोनों और पास आते हैं तो उससे होगा क्या कि जो स्टार होता है उससे कुछ मटेरियल निकलता है यानी गैस, डस्ट और प्लाज्मा निकलता है
वो गैस डस्ट प्लाज्मा जाता है और इसके चारों तरफ एक प्रकार की डिस्क बना लेता है और इसके चारों तरफ घूमने लगता है। पहली चीज़ तो ये है। अब होता क्या है कि कभी कभी ये समस्या होती है कि ये जो प्लाज्मा है ये इसके चारों तरफ घूमता है और यही चमकता है। अब ये जब चमकता है तो व्हाइट ड्वार्फ के चारों तरफ एक चमक उत्पन्न हो जाती है और जो चमक उत्पन्न होती है उसी के आधार पर जो रिसर्चर्स होते हैं वो बताते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ की चमक लगभग 1 दिन से कई महीनों तक रहती है। लेकिन अभी समस्या क्या है कि अभी आप देखोगे कि समस्या ये आ रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 मिनट मात्र व्हाइट ड्वार्फ की चमक रह गई है। तो रिसर्चर्स से पूछा गया कि इसका कारण क्या है, तो रिसर्चर्स ने इसको भी बताया है। रिसर्चर्स ने बताया कि इसका कारण मैग्नेटिक गेटिंग है। तो पूछा गया मैग्नेटिक गेटिंग क्या है। एक अनुमान लगाया कि शायद ये जो ड्वार्फ की चारों तरफ जो चमक होती है वो आधे घंटे में बंद हो गई है। तो इसका कारण क्या है, तो रिसर्चर्स ने बताया कि इस पूरे प्रोसेस का कारण है मैग्नेटिक गेटिंग। तो पूछा गया मैग्नेटिक गेटिंग क्या है, तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि इस स्टार का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, रोटेट करता रहता है और जिसके कारण इस स्टार से जो मटेरियल निकलता है वो इस ड्वार्फ प्लैनेट तक नहीं आ पाता है, या आप कह लो कि एक प्रकार की डिस्क नहीं बन पाती है। इसलिए इस ड्वार्फ प्लैनेट की चमक बहुत ही कम देर तक रही। तो यहाँ पर कारण बताया गया है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट सिर्फ आधे घंटे तक क्यों रहा। कहा गया कि इसके आधे घंटे तक रहने का कारण है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र इस तारे का। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता क्या है कि जो भी मटेरियल निकलता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसके कारण डिस्क का क्रिएशन नहीं हो पाता है। ये 100% श्योरिटी नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद यही फिनोमिना जिम्मेदार हो इस ड्वार्फ प्लैनेट की 30 मिनट की चमक का, क्योंकि नॉर्मली जो ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह होते हैं उनकी चमक कई दिनों से लेकर महीने तक होती है। तो याद रखिएगा, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो ये हमने आज की 5 खबर कंप्लीट कर ली है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। अमन सिंह गुड मॉर्निंग भाई। आशीष कुमार गुड मॉर्निंग। आशीष कुमार का क्वेश्चन है कि क्लासेस का टाइमिंग क्या है रोज का। भाई 7:30 रहता है, आज थोड़ा लेट हो गया, नॉर्मली 7:30 ही रहता है। तो ये हमने 5 खबरें कंप्लीट कर ली है। थोड़ी सी टफ न्यूज़ थी क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉमी का या एस्ट्रोलॉजी का, जिसको आप खगोल विज्ञान कहते हो, उसके कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सन का जो पूरा टॉपिक है ये क्लियर होना चाहिए जो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं। अब मुलाकात होगी कि कल और फिर 5 बड़ी खबरों के साथ। अपना ध्यान रखिए, डेंगू से बचिए क्योंकि डेंगू का प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आप लोग भी नोटिस करोगे कि लगातार पेशेंट्स बढ़ते रहें। तो मतलब बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ते रहें बोल रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, मच्छरदानी का यूज़ करिए और जितना ज़्यादा आप सेफ्टी के साथ रह सकते हो रहिए। पानी साफ़ सुथरा पीजिए क्योंकि इस टाइम पर सीज़न ख़राब चल रहा है, तो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा ज़रूरी है। कोविड से बचाव ही अब सब कुछ नहीं, क्योंकि कोविड तो पीछे छूट चुका है। अभी डेंगू के आप देखेंगे तो लगातार केसेस लखनऊ में बढ़ रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।